नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता चौहान, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। आज अपने ई कंटेंट में थर्ड ईयर के में हम प्लेटो के दार्शनिक राजाओं का शासन पढ़ेंगे। प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक मौलिक धारणा अगर कोई है तो वह दार्शनिक राजाओं का शासन है। तत्कालीन एथेंस के कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण प्लेटो ने राजनीति में प्रवेश करने की सदैव इच्छा रखी, किंतु उसने तत्कालीन राजनीतिक समाज में जो बुराइयां देखी उससे वह राजनीति से विमुख हो गया और उसने स्वयं राजनीतिक जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा राजनीति से अलग रहते हुए राजनीतिक जीवन की बुराइयों को दूर करने के उपायों पर विचार किया। पर्याप्त चिंतन मनन के बाद उसने इस विचार को स्वीकार किया कि सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के द्वारा ही शासन की इन बुराइयों का उपचार हो सकता है। प्लेटो सामान्यतया एक ही दार्शनिक राजा का शासन स्थापित करने के पक्ष में है, किंतु उसका यह भी विचार है कि यदि किसी राज्य में दार्शनिक राजा के समान ही शिक्षा, चरित्र की श्रेष्ठता और दूरदर्शिता से संपन्न व्यक्ति हो तो दार्शनिक राजा को इनके साथ मिलकर शासन का संचालन करना चाहिए। प्लेटो का दार्शनिक शासक राज्य के हितों के साथ स्वयं अपने हितों का पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेता है। उसके अपने कोई हित नहीं होते और वह संपूर्ण समुदाय के हितों को ही दृष्टि में रखता है। उसमें तृष्णा, इंद्रिय विषयों को भोगने की लालसा नहीं रहती। उसमें श्रेष्ठ आत्मा के सभी गुण होते हैं। वह तब तक अपना प्रयत्न जारी रखता है जब तक कि वह पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेता। प्लेटो का दार्शनिक शासक और उसकी निरंकुशता उसकी आधारभूत मान्यताओं का स्वाभाविक और न्यायसंगत परिणाम है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित दार्शनिकों के शासन की एक विशेषता यह भी है कि दार्शनिक शासक या शासकों को शासन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। दार्शनिक शासक कानून, परंपरा या जनमत के अधीन नहीं है, लेकिन दार्शनिक शासक की यह निरंकुशता असीमित नहीं है। वह संविधान के मूल प्रबंधों से स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए उसने 4 नियमों के पालन हेतु एक दार्शनिक शासक को बाध्य बताया है। वो कौन से नियम हैं? नंबर 1, दार्शनिक शासक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राज्य में धन और संपत्ति की असमानताएं बहुत अधिक विषम न हो जाए, क्योंकि इससे अनेक प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरा नियम है, दार्शनिक शासक द्वारा राज्य का आकार इतना ही बनाए रखना चाहिए कि राज्य की एकता और आत्मनिर्भरता बनी रहे। तीसरा नियम, उन्हें राज्य की ऐसी व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करता रहे। और चौथा नियम, शासक के द्वारा राज्य की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार दार्शनिक शासकों के संबंध में विशेष बात यह है कि उनका जीवन भोग का नहीं है, वरन राष्ट्र के लिए त्याग और समर्पण का जीवन है। प्लेटो ने एक अति गुण संपन्न दार्शनिक राजा के शासन की बात कही, लेकिन इसमें भी गंभीर दोष हैं जिनका उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त करना। प्लेटो ने जिस दार्शनिक शासक को शासन की असीमित शक्ति दी है, उसने ऐसा करके उसे निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। यद्यपि प्लेटो ने शासक पर 4 नियम के प्रतिबंध, जो कि अभी हमने पूर्व में पढ़े थे, उनका उल्लेख किया है, किंतु ये प्रतिबंध ऐसे नहीं हैं कि उसे निरंकुश बनने से रोक सके। शासक को असीमित सत्ता प्रदान करने का परिणाम जनहित की दृष्टि से अच्छा नहीं हो सकता है। जैसे कि लॉर्ड एक्टन के शब्दों में, सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। ऐसी स्थिति में दार्शनिकों का स्वेच्छाचारी शासन के दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा होंगे, जिसके निवारण के लिए प्लेटो ने दार्शनिक राजा के शासन की
व्यवस्था की है। दूसरा, नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत। दार्शनिक राजा को शासन की संपूर्ण शक्ति प्रदान कर प्लेटो ने राज्य के नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत कर दिया है। प्लेटोवादी राज्य के नागरिक तो राज्य की मशीन के जड़ पुर्जे बनकर रह जाते हैं, जिनकी अपनी कोई चेतना शक्ति नहीं होती है। तीसरी आलोचना, प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत की अवहेलना। उसका ये विचार है कि गुण और ज्ञान के धनी तो केवल कुछ ही व्यक्ति होते हैं। प्रजातांत्रिक समानता के आधुनिक जो सिद्धांत है उसके विरुद्ध है, क्योंकि आज हम समानता की बात करते हैं, जबकि प्लेटो के द्वारा पूर्ण असमानता यानी कुछ लोगों को ही गुणवान मानना, बाकियों को गुणहीन मानना, इस प्रकार की असमानता का स्पष्ट उल्लेख प्लेटो के द्वारा किया गया है। चौथी आलोचना, प्रतिनिध्यात्मक शासन का विरोध। प्लेटो का दार्शनिक राजाओं का शासन न केवल प्रत्यक्ष वरन प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र को भी नितांत अस्वीकार करता है। पांचवी आलोचना, दार्शनिक वर्ग का शासन असंतुलित और अहितकर। प्लेटो के दार्शनिक शासक सार्वजनिक क्षेत्र के कर्तव्यों का उचित रूप में संपादन कर सकेंगे, इसमें भी बहुत अधिक संदेह दिखाई देता है। अत्यधिक दार्शनिकता होने पर क्या होता है? राजा सनकी हो जाता है और सनकी व्यक्ति का शासन निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण और असंतुलित ही होगा। इतिहास में ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम रहे हैं जबकि दार्शनिक राजा के हाथ में सत्ता आई और ऐसे में शासन स्वाभाविक रूप से नहीं चल सका। जैसा कि ऑस्ट्रिया में जोसेफ द्वितीय जो कि दार्शनिक शासक हुए, उनका शासन सबसे ज़्यादा अलोकप्रिय रहा। अगली आलोचना का बिंदु है विरोधाभासों से पूर्ण। प्लेटो का दार्शनिक शासक का सिद्धांत विरोधाभासों से परिपूर्ण है। एक ओर तो वह अपने दार्शनिक शासक को असीमित अधिकार प्रदान करता है, दूसरी ओर वह उस पर 4 सैद्धांतिक प्रतिबंध लगाता है। अगली और अंतिम आलोचना है स्वयं प्लेटो की महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब। कुछ आलोचकों की दृष्टि में प्लेटो स्वयं शासक बनना चाहता था और इस उद्देश्य से प्रेरित होकर ही उसने अपनी दार्शनिक शासक की धारणा का प्रतिपादन किया। जैसा कि पॉपर का कथन है, दार्शनिक शासक प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक उसके शासक बनाए जाने का दावा है। इस प्रकार प्लेटो द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक राजा का शासन जो है, उसकी कल्पना को वास्तविकता का स्वरूप प्रदान करना कोई सरल कार्य नहीं है। इसका प्रमाण यही है कि इतिहास में कभी भी ऐसे दार्शनिक शासक नहीं देखे गए हैं।